पार्ट 4। आल्हा की जुबानी। मैंने वह युद्ध नहीं लड़ा था, पर अपने लोगों के मुख से सुनी थी यह कहानी। आज मैं महसूस कर रहा हूं वो दोनों योद्धा कितने बलवान थे, मैं जिनका अंश हूं। यह मेरे लिए गर्व की बात मैं वापस उसी जगह की स्मृति में लौटकर यह बताना आवश्यक समझता हूं कि वो लोग कैसे और कितने महान थे। वो ऐसे योद्धा थे जो अपने शत्रुओं के हृदय में अपनी दहशत भर देते थे। पिता दक्षराज और चाचा बच्छराज की वीरता को जब स्मृति में लाता हूं तो मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है। मांडवगढ़ का राजा करिया केवल हारा ही नहीं था, बल्कि घबरा भी गया था उन बलवान योद्धाओं से। वह रूका नहीं, सीधे मांडवगढ़ पहुंचा। उसकी सोच से ज्यादा मजबूत महोबा के योद्धा मिले थे। यदि आज उसका मंत्री उसके करीब नहीं होता तो निश्चित था वह दक्षराज की तलवार की भेंट चढ़ जाता। इस हार ने उसे हिलाकर रख दिया था। वह माहिल की बात को दिमाग से निकाल चुका था। माहिल अपनी जगह सही था। वह भी नहीं चाहता था कि वह युद्ध हार जाए, पर वह हार गया। यह उसकी अपनी कमी थी। उसने उनकी ताकत को कम आंका था। वह यह समझ रहा था कि परिमाल के अतिरिक्त महोबा में कोई है नहीं, पर इस हार ने उसे यह सिखा दिया कि जल्दबाजी में किए फैसले हमेशा गलत होता है। माहिल ने भले ही जलन के कारण उसे यह सब बताया था, पर उसने यह तो बिल्कुल सत्य बताया था कि परिमाल युद्ध से संन्यास ले लिया है और 9 लखा हार उस परिमाल की ही रानी मल्हना के गले में था। करिया की रुचि इस हार के बाद उस 9 लखे हार से ज्यादा मेरे पिता दक्षराज और चाचा वत्सराज में हो गई थी। वह हर परिस्थिति में इन 2 बलवान योद्धाओं को हराना चाहता था, चाहे धोखे या फिर ताकत से। अब उसे इन सब चीजों से कुछ लेना नहीं था कि जीत उसे कैसे मिले। उसने अपनी हार के लिए माहिल को कोसा नहीं था। माहिल ही वह व्यक्ति था जो उसे वापस महोबा जितवा सकता था। महोबा नहीं जीत पाया तब उसे कोई गम नहीं था। महोबा से उसे कोई विशेष मोह नहीं था ना। महोबा उसका लक्ष्य था। उसका लक्ष्य थे वो दोनों बलवान योद्धा। वह उनसे ही हारा था। यदि वह उनसे जीतता नहीं तो जीवन पर वह उस हार के दंश से उभर नहीं पाता। उसने अपना दूत फिर गोपनीय संदेश लेकर माहिल के पास भेज दिया। वह किसी भी तरह उन दोनों योद्धाओं को हराना चाहता था। यह उसकी जिद्द थी। उसे महोबा या परिमाल से कुछ भी लेना देना नहीं था। करिया का दूत जब माहिल को मिला तो एक बारगी वह घबरा उठा था। उसे लगा कि करिया उससे नाराज हो चुका है, इसलिए उसने अपने दूत के हाथों कोई नाराजगी भरा संदेशा भेजा है। वह उस दूत से एकांत में मिला ताकि किसी को खबर न चले। बोलो दूत, राजकुमार करिया ने तुम्हारे हाथों क्या संदेशा भेजा है? माहिल ने भयभीत होने के उपरांत भी चेहरे भय नहीं आने दिया। महाराज माहिल, महाराज करिया ने कहा कि उरई के राजा से कह दो कि वो उनसे नाराज नहीं है। उन्होंने तो अच्छी खबर दी थी। यह तो मेरी ही गलती है जो मैं उनकी दी हुई सूचना का फायदा उठा नहीं पाया। उनसे निवेदन है कि वो एक बार आकर मुझसे मिले। करिया के दूत ने माहिल से कहा। यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। वह तो यह सोच रहा था कि करिया उसको उल्टा सीधा कहेगा, पर यहां तो वह उससे ही क्षमा मांग रहा था। यह तो उसके लिए तपती धूप में शीतल फुआर सी हो गई थी। दूत जाकर राजकुमार करिया से कह देना, शीघ्र ही माहिल उनके लिए बेहतर खबर लेकर आएगा। अभी मेरा मांडवगढ़ जाने का समय नहीं हुआ है। माहिल बिना कोई उपहार लिए किसी के पास नहीं जाता। यह कहकर उसने उस दूत को विदा कर दिया। करिया के द्वारा भेजे संदेशे ने माहिल को खुश कर दिया था। उसका बदला लेने वाले अभी दुनिया में बहुत से मूर्ख हैं। उसे तो हाथ भी हिलाना नहीं था। यदि करिया हारा तो और जीता तब भी उसका सिर्फ भला ही होने वाला था। वह खुद भी दक्षराज और दक्षराज से भयभीत रहता था। वह भली प्रकार जानता था कि करिया कितनी भी बड़ी सेना या योद्धा लेकर आक्रमण करें, वह जीत नहीं पाएगा। जब तक तालहन सैयद और वो दोनों बलवान योद्धा महोबा में मौजूद है, तब तक कोई महोबा का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब उसे जरूरत थी किसी ऐसे समय की जब इन तीनों में से कोई अलग हो, अर्थात कहीं दूर गया हो और 2 दिवस से पहले लौट न पाए। यह वह अवसर होगा जब करिया निश्चित ही जीत दर्ज कर जाएगा। कभी न कभी इन योद्धाओं का समय जरूर खराब होगा। जिस दिन यह अवसर उसके हाथ लगा, वह करिया को समाचार भिजवा देगा। उसने अपने मन में सोचा और फिर ठठाकर हंस पड़ा। जरूरी नहीं युद्ध को जीतने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना पड़े। युद्ध में कुटिल दिमाग और छल यदि साथ में मिले हो तो बहादुरी खड़ी रह जाती है। यह कर वह फिर से हंसा और बोला, परिमाल, तुमने मेरा महोबा छीना था ना। मैं तुम्हारे प्राण ऐसे छीन लूंगा कि तुम जिंदा भी रहोगे और मरने के दर्द को महसूस करोगे। जिस दिन यह हुआ
मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर सुकून का एहसास करूंगा। माहिल ने अपने मन में कहा। समय बहुत ही बलवान होता है, यह कब कौन सी करवट पलट जाए पता नहीं, कब इसके मन में क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। मैं खुद अमर हूं, पर मैं समय से नहीं जीत पाया। इसके मन में जब जो आया इसने किया। इसने अचानक अपने मन में ठान लिया कुछ अलग करने का। तो यह न तो किसी का मित्र है और न किसी का हितैषी। महोबा के उन रणबांकुरों के विरुद्ध नियति न जाने क्या करने वाली थी, यह उन महारथियों को भी पता नहीं था। मैं उस समय के दौर से गुजरा हूं, इसलिए मैं यह रहस्य जानता हूं कि नियति ने क्या नया खेल खेला था। पर मैं इस रहस्य को सीधा न खोलकर उस समय में लेकर चलता हूं जहां पर नियति ने जंगली नाहर को लकड़बग्घे का शिकार बना दिया। पर इस शिकार में बाघ की उपस्थिति रही ही नहीं और लोमड़ी ने अपना दांव खेल दिया था। वह दिन आ गया जब लकड़बग्घे को नाहर का शिकार करना था। यह सच है कि एक सिंह शिकार 100 लकड़बग्घे भी मिलकर नहीं कर सकते। वही एक लोमड़ी की गद्दारी से नाहर का शिकार हो गया। मैं आज उन्हीं पलों में आपको लेकर चलता हूं जिन पलों में वह दर्द को भी आहत करने वाली घटना घटी थी। भले ही मैंने उस घटना को देखा नहीं, पर महसूस करता हूं। मैं उस रात को याद नहीं करना चाहता। आज जिस रात में यह सब घटा था, उस रात उन महाबलियों का शिकार हुआ था जिनके कारण महोबा बना था। माहिल नाम की लोमड़ी ने क्रिया नाम के लकड़बग्घे को खुद जाकर बताया कि वह तैयार हो जाए। आज अवसर अपने हाथ लगने वाली है। यदि आज तुमने अवसर खो दिया तो फिर पूरे जीवन पछताते रह जाओगे। आज बाघ नहीं है महोबा में। उसकी अनुपस्थिति का यदि फायदा नहीं उठाया तो फिर उसके लौटने पर वह तुम्हें हिलने नहीं देगा। तालहन सैयद आज काशी गया हुआ है। इससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकती। आज रात महोबा पर आक्रमण कर दो, शर्तिया जीत तुम्हारे कदमों को चूमेगी। माहिल ने करिया को फिर तैयार कर दिया। माहिल, पिछली बार भी तुमने देखा था कि हमारी क्या गति हुई थी। उस समय उन वनाफरों ने जो घाव लगाया था वो आज भी रिस रहे। उस बार उस बछराज के हाथों बहुत मुश्किल से जान बची थी। यदि इस बार ऐसा कुछ हुआ तो फिर मौत से कोई बचा नहीं सकता। करिया ने माहिल से कहा। राजकुमार, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा घबरा गए। युद्ध में हर बार ही ऐसा नहीं होता कि शत्रु ही जीते। इस बार मेरे पास एक मजबूत योजना है और इस योजना की खबर किसी को नहीं है। जब लोगों को यह पता ही नहीं चलेगा कि तुम उस पर आक्रमण करने जा रहे हो तो फिर कैसे वह तैयार मिलेगा। पिछली बार मैंने हाथ नहीं लगाया था, पर इस बार अंधेरे का फायदा उठाकर मैं खुद ही आपको राह बताऊंगा। रात में आक्रमण करना जब वो दोनों भाई गहरी नींद में हों। ऐसी परिस्थिति में यदि वो जाग गए तब भी उन्हें संभालने में थोड़ा समय तो लगेगा। बस इसी समय आप उन दोनों को गिरफ्तार कर लेना। जब तक सेना संभालेगी तब तक हम मांडवगढ़ में होंगे। अब यह योजना यदि आपको रुचिकर लगे तो तैयारी करो, नहीं तो फिर मैं अपने उरई को लौट जाता हूं। माहिल ने अपनी लोमड़ी वाली गहरी चाल चल दी। क्रिया ने ध्यान से जब माहिल की योजना देखी तो वह योजना उसे उचित लगी। यह तो बिना युद्ध की जीत थी। जब तक महोबा की फौज संभालेगी तब तक वो दोनों वनाफर उसकी कैद में होंगे। बस फिर क्या था। उसी रात माहिल के साथ करिया एक छोटी सी फौज लेकर महोबा की ओर चल पड़ा। यह एक छल भरी चाल थी। इसमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं थी। जब करिया की फौज महोबा के करीब पहुंची तो रात का एक पहर बीत चुका था। बस चंद कदम दूरी पर बनाफरों का निवास था। उन योद्धाओं को यह ख्वाब में भी पता नहीं था कि आज की रात उनके लिए क्या लेकर आ रही थी। माहिल, तुम कहो तो मैं आक्रमण करके दोनों को गिरफ्तार कर लूं। क्रिया ने खुश होते हुए माहिल से कहा। राजकुमार करिया, मुझे लग रहा है कि इस बार फिर से तुम हार का स्वाद चखने की सोच रहे हो। माहिल ने नाराज होते हुए पूछा। कैसी बात करते हो माहिल? अब तक वो बनाफर सो रहे होंगे। महोबा महल दूर है, इनके भवन से बड्डी। सरलता से हम जीत दर्ज कर देंगे। इसमें खतरे वाली क्या बात है? करिया ने माहिल से कहा। राजकुमार, यदि हारने के लिए आपने खुद को तैयार कर लिया है तो फिर मैं वापस उरई चला जाता हूं। रात का कौन सा पहर होता है जब मनुष्य मरा हुआ बन जाता है? माहिल इस पर एक सवाल करिया से पूछ लिया। आधी रात के बाद का समय ऐसा होता है जब जागृत आदमी भी मृत हो जाता है। करिया ने माहिल को खुश होकर बताया। जब आप जानते हैं तो फिर जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आधी रात होते ही हम हमला करेंगे, तब तक आराम से प्रतीक्षा करो। उस समय बलवान योद्धा सोते हुए मिलेंगे, वह भी गहरी नींद में। ऐसी परिस्थिति में सब कुछ बिल्कुल सरल रहेगा, माहिल ने क्रिया से कहा। उधर पिता दक्षराज ने माता से पूछा कि आल्हा कहां? अर्थात माता ने बताया कि मैं मलखान और सुलखान के साथ एक ही बिस्तर पर सोया हूं।
ओह, लगता है कि तीनों भाई आपस में बातें करते करते सो गए। यह आल्हा मुझे हमेशा अद्भुत लगता है। पिताश्री ने माता से कहा, कभी कभी इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह लड़का वनाफरों का नाम बहुत ही ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगा। तुम दोनों बहनें वैसे भी अपनी शक्ति के लिए पहचानी जाती हो। निश्चित है तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही महाबली होंगे। यह तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है यह कुछ अलग होगा। देखती हो, हमेशा तुम्हारे पेट में उछलता रहता है। यह रण क्षेत्र में शत्रुओं को भी ऐसे ही छकाएगा। दक्षराज ने कहा और फिर बात करते करते सो गए। आधी रात जैसे ही हुई, माहिल ने क्रिया को कहा, राजकुमार, समय हो चुका है। अब उन वनाफरों को घेर लो। कोई भी वनाफर बचना नहीं चाहिए। यदि एक भी वनाफर बच गया तो वह हमें छोड़ देगा नहीं। माहिल ने क्रिया को सावधान किया। करिया की सेना तेजी आगे बढ़कर चारों ओर फैल गई। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल।